बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई एम बैक। और क्या हाल है? वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और आज की एपिसोड ब्रो मिस करने वाली नहीं है क्योंकि बहुत ही थंडरिंग कमाल। मैं वैसे जानती हूँ कि जूते तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं क्योंकि एक तो मैं बहुत लेट आई हूँ, ऊपर से एपिसोड भी थोड़ी लेट आ रही है। तो कोई नहीं ब्रो यार, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो। असल में ना आपकी बाजी नई नई गई है कॉलेज, तो थोड़ा सा लिटिल बिट बिजी थी एडमिशन वगैरह में, क्लासेस के स्टार्ट में। तो अब इंशाल्लाह होपफुली आपको डेली एपिसोड मिला करेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नावल नेम कलबेसर अस्कलम, उर्दू नावल्स और जीव एमिराइट्स। और हाँ, एस में कमेंट्स में करके बताइएगा कि आपको एपिसोड कैसी लगी, मेरा वापस आना आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ छतरोल थोड़ा हाथ होली रख के करियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। क्या ज़रूरत है सबके सामने सारे हिला के ये कहने की कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? कुछ और भी तो कह सकती थी। उमर दोनों हाथ कमर पर रखे हफ्गी भरी नज़रों से अभिमान को देख रहा था, जो दोनों टांगे बेड पर लटकाए साथ झुकाकर बैठी हुई थी। वो खुद परेशान थी। वो दोनों जब से नाश्ते से फारिग होकर कमरे में आए थे, नताइज का जिम्मेदार एक दूसरे को ही ठहरा रहे थे। और मैं क्या कहती, मुझे जल्दी में जो समझ आया मैंने कह दिया। तुम ये भी तो कह सकती कि तुम्हारे हाथ से फिसल गया था वो बाउल। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? इसकी बात पर उमर मजीद बेजार से बोला था, तो आपसे किसने कहा था सब घर वालों के दरमियान में इस किस्म की छिछोरी हरकतें करते? ईमान भी मुंह बनाती उमर को देखकर जवाबन बोली थी, मुझे क्या पता था कि तुम इस किस्म का रिएक्शन दोगी। ऊपर से माशाल्लाह मोहतरमा की एक्टिंग के क्या जोहर दिखा रही थी 2 मिनट के लिए। तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम। और मैं बात करते रुका था। ईमान ने नजरें उठाते से बेयकीनी से देखा था। वो इस सूरत हाल से हासा झुंझला सा गया था। अब बताओ मुझे कहाँ से करवाऊँ मैं तुम्हारा चेकअप? उमर ने बेबसी से ईमान को देखा था, किसी अच्छे से गायनोकोलॉजिस्ट से। ईमान धीमी सी आवाज़ में उमर को देखते बोली थी, शाबाश। और क्या कहोगे जाकर के मेरा चेकअप कर लो? और अगर डॉक्टर ने पूछ लिया कि कितना टाइम हो गया शादी को तो क्या कहोगी? 2 दिन? उमर ने इसे उंगलियां दिखाते जैसे तंज किया था। अपनी बीवी की अक्ल पर माथा भी ना पीट सका तो घर पर कहा ले तू ना चेक, मुश्किल क्या है? ईमान भी जैसे साबित करने पर तुली थी कि वो कस से फायरिग है। तो क्या घर पर चेक करने से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी? पता नहीं तुमने एमबीबीएस में क्या पढ़ा है? उमर चढ़कर ऊंची आवाज़ में बोला तो इसके डांटने पर ईमान मुंह बसोर कर रह गई। मेरी बढ़ाई बना जाए, ईमान गुस्सा दिखाते बोली, एक नंबर का नमूना हो तुम। उमर मुंह में भड़बड़ाते वार्डरोब की जानी पड़ा था, जबकि इसके नमूना कहने पर ईमान ने माथे पर बाल डालते इसे देखा था। इसे तो एकदम से पतंगे ही लग गए थे। मुझे नमूना मत कहा करें, वो नापसंदीदगी का इजहार करते बोली। तो नमूने को नमूना नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? उमर वापस मुड़ते इसके करीब आया था। मैं नमूना नहीं हूँ, ईमान भी नाराज़गी से कहती उठ खड़ी हुई थी। ओके नमूना साहिबा, उमर भी जानबूझकर इसे चढ़ाते हुए बोला और एक शोह नगा ईमान के फूले चेहरे पर डालते वॉशरूम की जाने बैठ गया। जबकि ईमान को नमूना लफ्ज़ अपने लिए हरगिज़ पसंद नहीं आया था। वो भी पैर पटकती अपना ड्रेस लेकर कमरे से बाहर निकल गई। यकीनन आप वो दूसरे कमरे में तैयार होने का इरादा रखती थी। थोड़ी देर में उमर ब्राउन शलवार कमीज़ पहने अपने असली रूप से बिल्कुल मुख्तलिफ सा तैयार फ्रेश हालत में वॉशरूम से निकला था। वो वैसे ही शलवार कमीज़ कम पहनता था और अगर पहन भी लेता तो सिर्फ सफ़ेद रंग पहनता, मगर आज इसने बिल्कुल मुख्तलिफ रंग पहना था। कमरे को खाली पाकर इसके माथे पर बल पड़े थे। इसकी नज़रें ईमान को ढूंढ रही थी। अभी वो खाली कमरे में नज़रें दौड़ा ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और ईमान तैयार से अंदर दाखिल हुई थी। उमर को ब्राउन शलवार कमीज़ पहनी ड्रेसिंग के सामने खड़ा देख वो हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं तैयार हूँ, चले? ईमान उमर के हाथ से घड़ी लेते से पहनाने लगी, जो वो खुद पहनने की कोशिश में लगा था। उसे तकते एक पल को साकित हुआ था। ईमान ब्लैक फ्रॉक में बाल खोले सादा से हुलिया में भी गजब की हसीन लग रही थी। चादर है तुम्हारे पास? और मैंने इसके सरापे को गहरी नज़र से देखा था। पूछा, जी 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 है। इमाम पहले तो इसकी बात पर चौंकी थी, फिर समझने वाले अंदाज में साथ हिला गई। लेकर आओ। उमर के कहने पर वो अलमारी से स्याह चादर निकाल आई। इससे बड़ी है कोई? उमर ने इसके हाथ से चादर पकड़ी और इसे खोलते पूछा, जी? ईमान कहते साथ एक और चादर निकाल आई और इसे भी उमर के हाथ में थमा दिया। ये चादर भी स्याह थी, मगर पहली वाली से साइज़ में काफ़ी बड़ी थी। उमर ने वो चादर थाम कर हल्के से हवा में बुलंद करते नरमी से अपने बाजू ईमान के सर के पीछे ले जाते चादर को मोहब्बत से इसके सर पर उड़ा दिया।
عمر کو وہ پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی، سیاہ چادر کے حالے میں نظر آتا اس کا چہرہ چاند کی مانند چمکنے لگا تھا۔ اب لگ رہی ہو نا میری بیوی؟ بات کرتے اس کے ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھلکی تھی۔ ایمان نے یہ منظر بڑی حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا تھا۔ پہلی بار ایمان کو اس کے مسکرانے کا گمان ہوا تھا۔ وہ ساختہ سی بس اس کے لبوں کو دیکھی جا رہی تھی۔ چلو چلیں۔ عمر نے کدھر سے ایمان کا ماتھا چوما اور اس کی کلائی کو تھامتے سے لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں تیار سے نیچے اترے تھے۔ سب نے دلچسپ نظروں سے اس جوڑے کو دیکھا تھا جو بالکل مختلف سے لگ رہے تھے۔ صوفیہ بیگم سرتا پیر سیاہ چادر میں چھپی ایمان کو دیکھ کر سرشاری سے مسکرائی تھی۔ میاں جزرمینہ اور ہانی کے ساتھ ایک طرف کو بیٹھی تھی۔ ایمان کے اشارے سے پوچھنے پر انگوٹھا دکھاتے گڈ کا سائن دے گئے۔ صوفے پر بیٹھی بی جان اور بی بی شیرین نے بھی عمر کو اور ایمان کو سرتا پیر دیکھتے ان کی بلائیں لی اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ عمر نے آج ایمان کے ساتھ دن بھر گزارنے کا وعدہ کر رکھا تھا اور اسی وعدے کو پورا کرنے کی خاطر اسے گھمانے کے لیے باہر لے کر جا رہا تھا۔ آج اس نے سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کر رکھی تھی۔ سب سے ملتے ملاتے وہ باہر کی جانب بڑھے تھے، مگر جاتے جاتے بی بی شری انہیں ٹیسٹ کروانے کے بارے میں یاد دلانا نہیں بھولی تھی۔ ان کی بات پر ایمان مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتی سار ہاں میں ہلا گئی۔ گھر سے نکلتے ایمان بزید ہوئی کہ اسے مین بازار میں جانا ہے، جبکہ اس کی جان کو درپیش خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر نے جانے سے صاف انکار کیا اور اسے لے کر شہر کے مشہور مال میں شاپنگ کی نیت سے داخل ہو گئے۔ اور ایسے میں سارا وقت اپنی نہ سنے جانے کے باعث ایمان نے چہرے پر بیزاری سجائی رکھی تھی۔ اپنے آگے پیچھے گن مین کے ٹولے دیکھ کر اسے کوفر سی ہو رہی تھی۔ اوپر سے عمر نے اس کی کلائی کو اس قدر سختی سے تھام رکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے 2 قدم بھی دائیں بائیں نہیں موڑ سکتی تھی۔ اس کی سیاہ چادر بار بار پیروں میں الجھتی تھی، اسے گرانے کا موجب بن تھی۔ جب ایک ہاتھ سے ایمان سنبھالتی مشکل عمر کے بڑے قدموں سے اپنے چھوٹے قدم ملانے کی صحیح گالی تھی۔ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے گم ہو جانے کے خطرے میں اتنی سختی سے پکڑ رکھا ہے؟ ایمان نے عمر کے اس ہاتھ کی سختی کو اپنی کلائی پر محسوس کرتے دل میں سوچا۔ جہاں اس کے شوہر کا دل چاہتا وہ اسے لے کر وہیں مڑ جاتا اور ایمان بیچارے کی پھولی سانسوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ وہ اسے لے کر ایک شاپ میں داخل ہوا، مگر کچھ بھی پسند کا نہ ملنے پر فوراً ہی باہر نکل آیا، جبکہ ایمان کسی میگنیٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ عمر ایک شاپ دیکھتا چند سیکنڈ سوچنے کے باعث گارڈز کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے ہی ایمان کو لے کر شاپ میں داخل ہوا۔ شاپ کا مینیجر عمر کو اس کے ماسک اور گاگلز کے پیچھے چھپے چہرے کے باوجود بھی اس کی چال ڈھال سے پہچان چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مینیجر نے 2 منٹ میں پوری شاپ خالی کروا دی تھی۔ آئیے جناب، وہ مینیجر عمر سے جوش سے مسافہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے پہچان جانے پر عمر ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر عمر نے اپنی گلاسز اور ماسک اتارتے مینیجر کو دیکھا تو وہ بھی جواباً خوشی سے مسکرایا تھا۔ اپنی فیملی کو لے کر آیا ہوں۔ عمر نے اپنے ساتھ کھڑی ایمان کی جانب اشارہ کیا تو مینیجر نے اس سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر بھی سیاہ ماسک تھا۔ ایسے میں وہ صرف اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ سکا تھا۔ ہیلو میم، مینیجر کے کہنے پر ایمان نے سرسری سا ہلایا تھا۔ چلیں سر، آپ کے کام کا پورشن وہاں ہے۔ مینیجر عمر کو ساتھ لیتے اس بڑی سی شاپ کے ایک طرف لے گیا تھا جہاں پر بیش بہا قیمتی لیڈیز سوٹ تھے۔ ان سوٹ کو دیکھتے ایمان نے عمر سے اپنی کلائی چھڑوانا چاہی۔ عمر نے گھور کر اسے دیکھتے مزید سختی سے اس کی کلائی کو تھاما تھا۔ مینیجر ایک لیڈیز ہیلپر ان لوگوں کے پاس چھوڑتا انہیں پرائیویسی دیتا خود وہاں سے نکل گیا تھا۔ یس سر، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ لیڈی ہیلپر کے پوچھنے پر عمر نے ایمان کی جانب اشارہ کیا تو وہ سیاہ چادر میں چھپی ایمان کو حیرت سے دیکھتے روایتی انداز میں پوچھنے لگی، یہ اتار لو؟ عمر نے کہتے ایمان کے چہرے پر لگا ماسک اتارا تو اسے ایمان کا غصے سے چور پڑتا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ عمر نے اسے بنا کسی تاثر کے دیکھتے اس کی کلائی چھوڑی تو ایمان نے بے ساختہ اپنی نازک کلائی کو دیکھا جو شدید سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ عمر کی انگلیوں کے نشان اپنی کلائی پر چھپے دیکھ کر ایمان نے جھٹکے سے عمر کے سامنے اپنا بازو کیا تو وہ ایک نظر ایمان کی سرخ کلائی کو دیکھتے اس کے غصے سے بھولے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر بنا کوئی تاثر دی وہ اپنی مرضی سے ڈریس نکالتے لیڈیز ہیلپر کے ہاتھ میں تھمانے لگا۔ ایمان نے منہ کھولے بے یقینی سے عمر کو دیکھا تھا جسے اپنی غریب سے آزاد کرنے کے باوجود بھی شاپنگ اپنی مرضی سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈھیر سارے جوڑے لیڈیز ہیلپر کے حوالے کرتے اب وہ آرام سے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتا ایمان کو دیکھنے لگا جو جوں کی توں ایک ہی جگہ پر جم کر کھڑی اس کی حرکتوں سے تپا تندور بن چکی تھی۔ میڈم، یہ آپ کی ڈریس ٹرائی کر لیں، چینجنگ روم وہاں ہے۔ وہ ایمان کی طرف ایک جوڑا بڑھاتے بولی تو عمر نے خود کو ناراض نظروں سے دیکھتے ایمان کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ڈریس چینج کرنے کا کہا۔ اس کے نئے آرڈر پر ایمان صبر کا ایک گہرا سانس بھرتی سوٹ چپٹنے والے انداز میں پکڑتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ کسی اسٹیچو کی طرح عمر کے سامنے آ کھڑی۔ عمر نے اس کے سوٹ کا سرتا پیر دیکھا
फिर बुरा सा मुँह बनाते नफ़ी में सर हिलाया तो पास खड़ी हेल्पर ने दूसरा जोड़ा ईमान के सामने लहराया। ईमान इसे थामते बिना कुछ बोले पैर पड़े थी वहाँ से चली गई। दूर से आती ईमान को देखकर मैंने वहीं से वापस जाने का इशारा किया तो ईमान चिल्लाकर भस्म कर देने वाली नजरों से उमर को देखते हुए फिर से एक नया सूट हेल्पर से लेती वापस चेंजिंग रूम में घुस गई। अब कैसी लग रही हूँ? वो सर तेवर लिए नेवी ब्लू ड्रेस पहने उमर के सामने आ रुकी। बहुत ज़्यादा प्यारी, इसलिए चेंज कर गया। फिर से उमर के आराम से कहने पर ईमान ने उसे बेबसी से देखा। जी हाँ, फिर से। उमर आराम से नवाबों की तरह टांग पर टांग चढ़ाए दोनों बाजू सोफे की टेक पर फैलाए बैठा था और ईमान के पहने हर जोड़े को रिजेक्ट करता अपने ही ऑर्डर पर इसे चलाया जा रहा था। ये कैसा है? थोड़ी देर बाद वो फिर से मल्टी कलर का सूट पहने उमर के सामने आई थी। वहाँ पर इन दोनों के अलावा तीसरी सिर्फ हेल्पर थी। यही वजह थी कि ईमान से चादर साइड पर रखे आराम से बिना किसी झिझक से ट्रस्ट बदल बदल कर उमर को दिखा रही थी, जैसे वो बिना कोई लिहाज के रिजेक्ट कर रहा था। अब भी ऐसा ही हुआ था। ईमान को देखते वो फिर से इनकार कर गया। इससे पहले ज़्यादा प्यारी लग रही हो, इसलिए ये भी नहीं। मेरा ख्याल है ये सही है। ईमान एक नया से जोड़ा पहनने फिर से सामने आई। नहीं, लेग से तो मेरे पहले ही पसीने छूट रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं के कहने पर ईमान बिना कुछ कहे वापस आ गई। जब आपके पास खड़ी हेल्पर ने अजीब नजरों से उमर को देखा जो हर जोड़े के लिहाज से अलग राय दे रहा था। ये अच्छा लग रहा है, बस अब इसे फाइनल करें, मैं थक गई हूँ। ईमान जेब तन किया रेड जोड़ा पहने उमर के सामने आकर हफ्गी से बोली। पिछले 1.5 घंटे में वो शॉप की आधे से ज़्यादा सूट कलेक्शन ईमान को पहनवा चुका था, मगर अभी तक कुछ भी फाइनल ना कर पाया। महकता गुलाब लग रही हूँ, रेड तो कभी भी नहीं। उमर की बात पर हेल्पर ने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराहट छुपाई। सामने बैठे शख्स कब से यही तो किए जा रहा था। ईमान ने घूर कर इस लड़की को देखा तो वो एकदम संजीदा होती उमर से मुखातिब हुई। सर, आप हमारी कलेक्शन के 200 से ज़ायद ड्रेस मैम को ट्राई करवा चुके हैं। आप मुझे बताएं आपको अपनी मिसेस के लिए किस किस्म का ड्रेस चाहिए, मैं वो दिखा देती हूँ। मुझे अपनी बीवी के लिए ऐसा ड्रेस चाहिए जिसमें वो कम प्यारी लगे। उमर ने एक नज़र ईमान को देखते कहा। जी सर। वो लड़की उमर की बात सुनते हैरान हुई थी। लेकिन सर, हस्बैंड तो चाहते हैं कि इनकी बीवी सबसे खूबसूरत लगे। ये ड्रेसेस घर में सबके सामने पहनने के लिए हैं। जो मेरे सामने पहनने वाले हैं इसमें इन्हें प्यारी लगने का पूरा हक है, लेकिन इनमें नहीं। उमर ने ईमान के सूह जोड़े में धमकते चेहरे को देखा तो वह नाराज़गी का इजहार करते आंखें घुमा गई। हेल्पर उमर की बात का मतलब समझते मजीद जोड़े ने दिखाने लगी। 2 घंटा माल के मशहूर शॉप से ईमान को अपनी पसंद से खूब सारी शॉपिंग करवाने के बाद अब इसे सारी नज़रों से देख रहा था। अभी भी हमारे पास 3 घंटे मौजूद हैं, बताओ कहाँ जाना है? उमर ने प्यार से इसे देखते कहा था। जहन्नम में ले जाओ। ईमान सिर्फ सोच ही सकी थी। मेन बाजार से गोलगप्पे खाने या मुझे ईमान ने रूखे लहजे में जवाब दिया। फिर से वही से गोलगप्पे मैं तुम्हें यहीं से खिला देता हूँ, लेकिन हम मेन बाजार में नहीं जाएंगे। और मैंने इस बार सख्ती से इनकार किया। इसकी आवाज़ में सख्ती का अंसर ईमान को साफ महसूस हुआ था। यकीनन वो गुस्से से कह रहा था। इसका चेहरा मास्क से ढका था जबकि आंखों पर स्याह चश्मे लगाए वो मुकम्मल तौर पर बेशनास मालूम हो रहा था। ऐसे में ईमान बिना इसका चेहरा देखे इसके तासाब वाज़ह नहीं समझ सकी थी। चलो मूवी देखते हैं। उमर ने इसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त करते कहा, जैसे नाराज़गी के बायस ईमान बार बार छुड़ाने की तकद्दुर में लगी थी। फिर से अपनी मर्जी। ईमान ने दिल में सोचा। इसे अब रोना आ रहा था। इसने दूसरे हाथ से उमर का कंधा थपथपाया। क्यों पहले वाला हाथ जनाब फिर से गिरफ्त में ले चुके थे? उमर ने गर्दन मोड़ कर इसे देखा। बस मुझे अब घर जाना है। ईमान उकताए लहजे में बोली। और गोलगप्पे? उमर ने जैसे इसे याद दिलाई। नहीं, रहने दे। ईमान के जवाब पर उमर हैरान हुआ। आकाश से जिस चीज़ का वो नारा लगा रही थी अब उससे ही इनकार करते घर जाने की ज़िद कर रही थी। भैया ठीक है? उमर ने फ़िक्र करते पूछा था। शायद इसी वजह से इनकार करी। ठीक हूँ, बस मैं घर चली। आई एम फेड अप। ईमान के चिड़चिड़े अंदाज को देखकर उमर ने इस बात में सारे लाया और इसे लेकर मार्ग से बाहर आ गए। चले ना अब। गाड़ी में बैठने के बावजूद गाड़ी ना चली तो ईमान उमर को देखते बाजार से बोली। इतने में साइड मिरर पर दस्तक हुई तो उमर ने विंडो मिरर नीचे करते घाट के बड़ा सा ट्रे पकड़े जो गोलगप्पों से भरा हुआ था। ईमान ने बेयकीनी से उमर को देखा। काश से एक ही लफ्ज़ की गर्दानकारी हो। अरे अब ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं तुम्हें ये खिलाए बगैर घर ले जाऊँ? उमर ने भरा ट्रे ईमान की गोद में रखते गाड़ी स्टार्ट की। ईमान तो कभी ट्रे को देखती तो कभी उमर को। अब कदर इसका पारा गोलगप्पे देखते काम हुआ था। ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम इस किस्म की ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाओगे और ना मैं खाने दूंगा। ईमान ने अभी पहला गोलगप्पा मुंह में डाला ही था कि उमर के अल्फाज ने इसका सारा मज़ा कराकरा कर दिया था। वो दोनों दिन के निकले शाम को वापस आए थे। ईमान सबको सरसरी सा सलाम करती जले पैर की पिल्ली बने ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की तरफ बैठ गई। सोफिया बेगम ने पीछे आते उमर को देखते सवालिया आईब्रो चुकाई और वो भी जवाबन कंधे चुका गए। ईमान कमरे में आते ही फट पड़ी। इसका बस नहीं चाह रहा था उमर का कुचुम्मा बना डालती। इसने जो सोचा बाहर जाएगी, आज़ाद फिजा में सांस लेगी तो अच्छा महसूस करेगी, मगर वो तो उल्टा मज़ीद बुरा महसूस कर रही थी। बाहर की
बनिस्बत से घर का माहौल अब अपने लिए आसान लग रहा था। चादर को बेड पर उतर फेंकने के बाद वो अपनी साइड पर जाके बेड पर बैठ गई थी। अकड़ू मगरूर इंसान खुद को समझता क्या है, हिटलर आसना हो तो जलाद खौफनाक दो लगते घमंडी हुसन का पियाना पीपा ना हो तो। गुस्से से जो इसके मुंह में आ रहा था वो बोले जा रहे थे। गुस्सा निकालते हस्बी आदत इसके आंसू भी निकल आए थे। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। उमर का देखते ईमान ने चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ है, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? उमर ने ईमान के सूजे चेहरे को देखते हैरत से पूछा, मगर जवाब नहीं दे रहे। ईमान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उमर ने कदरे ऊंची आवाज़ में फिर से इसे मुखातिब किया। मैं नाराज़ हूँ आपसे। ईमान ने कड़े तेवर लिया। मुझसे? वो क्यों? उमर को सच में इल्म नहीं हुआ था, यहाँ वो जानबूझकर अनजान बना था। ईमान समझ ना पाई। आज के बाद मैं आपके साथ शॉपिंग के लिए नहीं जाऊँगी। ईमान और हंसी होते हुए, अच्छा जी, वजह? वो शायद महसूस हो रहा था। आप बहुत तंग करते हैं, कुछ भी मर्जी से नहीं लेने देते। आपका बस चले तो मुझे अपने ब्रीफ केस में बंद करके साथ लेकर घूमें। आखिर क्यों जीने नहीं देते आप मुझे सुकून से? वो फटी पड़ी थी। माल का सारा गुस्सा अब वो रो रो कर निकाल रही थी। अच्छा ना, रो तो नहीं। और मैं तेज़ी से चलते इसके पास आकर बैठा तो ईमान नाराज़गी से रूह ही बदल गया। अच्छा बताओ क्यों नाराज़ हो? इस के रोती शक्ल देखकर वाक़ई परेशान हुआ था। आप मुझे मेरी मर्ज़ी से शॉपिंग नहीं करने देते। इतने प्यारे प्यारे ड्रेस थे इस शॉप पर, मुझे वो सब पसंद थे, मगर आपको क्या? आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। मैं गई भाड़ में। वो सूं-सूं करती सच में रो रही थी। इसका दिल अच्छा महसूस करने की बजाय मज़ीद बुरा महसूस कर रहा था। अच्छा, रिलैक्स, रोए बगैर भी बात की जा सकती है, रोना बंद करो। उमर को इसके रोने से उलझन हो रही थी। वो रोती है तो उमर को अपना दिल डूबता हुआ महसूस होता है। रोऊँगी, मैं और रोऊँगी, जितना मेरा दिल किया मैं इसमें भी आपकी मानूँ। अब क्या, रो भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं सकती? वो गला झाड़-फाड़ कर चीखी तो उमर ने अपने कान में उँगली डालते इसकी बुलंद आवाज़ को बर्दाश्त किया था। ईमान की हरकत से ना तो इसके माथे पर बाल डाले थे और ना ही वो इसके इस कदर शोर से गुस्सा हुआ था। वो इतना तो समझ चुका था कि मोहतरमा का मज़ाज बिगड़ जाए तो वो ज़िद पर उतर आती हैं, और ज़िद में इनका कोई सानी नहीं है। अच्छा वेट, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें वो ड्रेस पसंद आए थे? और उमर ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ, बहुत। ईमान भी आंसू गूंजते बोली। सारे? ईमान ने खामोशी से सारे साथ में हिला दिया। बस इतनी सी बात की वजह से पूरा कमरा सर पे उठा लिया तुमने? ये छोटी बात नहीं है, एक भी नहीं लेने दिया। इतने प्यारे थे सारे ड्रेसेस, लेकिन आपने मुझे पकड़कर अजीब से सूट दिलवा दिए। इन्हें पहनूं तो सब घर वाले हंसेंगे मुझ पर। ईमान घूमती घुमाती फिर से ड्रेसेस पर पहुंच चुकी थी। अच्छा, रोना तो बंद करो, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, आकर बात करते हैं। उमर इसकी बात को इग्नोर करता उठ खड़ा हुआ था। हाँ हाँ जाएं, मैं कौन सा रोक रही हूँ, मेरी बिला से जहाँ मर्जी जाएं। ईमान का उमर पर रह का गुस्सा आ रहा था। अब इसने कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दिया था और ईमान को ये बात खो रही थी। उमर इसके सर पर प्यार देता ड्रेस चेंज करते खामोशी से वहाँ से निकल गया। खूब सारा रोने के बाद वो मुंह धोती नीचे आ गई। सब लोग रात के खाने पर जमा थे। ईमान का मूड भी अभी भी खराब था, जिसकी वजह से सब घर वालों को भी मालूम हो गई थी। बल्कि यूँ कहा जाए कि इसने आते ही सबको गोश्त गुजार की थी तो गलत ना होगा। अभी जान ने भी ठान ली थी कि उमर घर आएगा तो आज इसकी मुकम्मल क्लास लेगी। अच्छा ना बेटा, मूड ठीक करें अपना, परेशान ना हो आप बिल्कुल। कल मैं अपनी बेटी को खुद लेकर जाऊंगा और खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगा आपकी मर्ज़ी से। माँ साहब ईमान का परेशान और खामोश चेहरा देखकर बोले, जो इसने बेतहाशा रोने की वजह से सुझा लिया था। जी, वो बस इतना ही कह सके। बार बार उमर पर गुस्सा आ रहा था, जिसे नज़रअंदाज करके कितनी आसानी से मीटिंग में जा चुका था। अब घर वाले मुस्तरीब से ईमान को देख रहे थे। साहब जी, बाहर डिलीवरी ट्रक आया है जी। डिलीवरी ट्रक? किस लिए? शोकी की बात पर कमाल साहब ने हैरानी से पूछा। खाने की मेज़ पर बैठे सब अफराद भी शोकी की तरफ मुतवज्जो हुए। वो कह रहे हैं उमर साहब ने कोई सामान मंगवाया, वो लेकर आए हैं, घर में सेट करके जाएंगे। साथ ही इनके लोग भी हैं काफ़ी सारे। कौन सा सामान? हमें तो नहीं बताया इसने। कमाल साहब ने माथे पर बाल पड़े थे। मालूम नहीं साहब जी, लेकिन इनका एक बंदा आया है साथ, इसे बुला दूँ आप कहें तो? हाँ, ऐसा करो तुम सामान मंगवा लो अंदर और इसे भी भेजो। कुमार साहब ने इसे नसीहत की। बाकी साहब तजस्सुस भरी नज़रों से सामान के मुंतज़िर थे। न जाने उमर ने बड़ा दिल करके क्या मंगवाया था, जबकि ईमान इस सबसे बेनियाज मुंह पर 12 बजाय खाना खाई जा रही थी। इसे इस वक्त ना उमर में कोई दिलचस्पी थी, ना इसके सामान में। अस्सलाम वालेकुम सर। एक शख्स यूनिफॉर्म सूट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ था। इसकी शर्ट पर किसी ब्रांड का लोगो बना हुआ था। इसके पीछे एक कतार में बहुत सारे लड़के हाथों में शॉपिंग बैग्स उठाए हाल में दाखिल हुए थे, जबकि कमाल साहब के साथ बाकी सबका भी मुंह इतनी अवाम अपने घर में देकर खुले का खुला रह गया था। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। कमाल साहब ने एक शख्स से उठकर मुसाफा करते हुए बोले, सर आज सुबह मिस्टर उमर अहमद हमारी ब्रांड पर आए थे अपनी मिसिस को शॉपिंग करवा रहे, तो उन्होंने जितने भी ड्रेसेस मैम को ट्राई करवाए थे और जो मैम को पसंद आए थे वो सब उन्होंने ऑर्डर किए हैं। ये वही सामान है जो हम डिलीवर करने आए हैं। वो शख्स मुस्कुरा कर बोलता, सबके चेहरे पर बेयकीनी बिखेर गया था। इसकी बात पर ईमान ने बिरयानी का चम्मच मुंह के पास ले जाते हुए रोकते
मुड़ कर हैरत से पीछे देखा जहाँ लंबी कतार में लोग अंदर दाखिल होते, शॉपिंग बैग्स को हाल में रखते और वापस लौट जाते। ये इतने सारे वहाँ से ने हैरत से इतने ड्रेस बैग देखते हुए इस शख्स से आहिस्तगी से पूछा था, जी सर, ये लगभग 500 से ज़ायद सूट है, जिनमें से 200 मैम ने ट्राई किए थे और बाकी लेटेस्ट कलेक्शन है वो सारे ही डिलीवर हुए हैं। जबकि इसकी बात पर ईमान का पूरा मुंह खुला था और वो चम्मच प्लेट में रखते हुए झट से उठ खड़ी, सारे। ईमान ने हैरत से शख्स को देखा जब मुस्कुरा रहा था, जी मैम सारे। प्यार का बुखार मोमिन लोगों को अंदर आते देख मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। जो आते ड्रेस रख कर फिर से नई ड्रेसेस गाड़ी से निकालने चले जाते। भाई तो सच में मजनू हो गए हैं। लकी भी हैरत से आंखें झपकाते बोला था। पूरे 1.5 घंटे बाद वो लोग सारे ड्रेसेस को ग्राउंड फ्लोर पर बनी वार्डरोब में हैंग कर गए थे, जो उन्होंने खास तौर पर ईमान के लिए ही सेट करवाया था, जिसके बारे में इसे मालूम नहीं था। ईमान अभी भी सुन सी खड़ी कहीं सोचों में गुम थी। लो भाई, अब हो सोफिया बेगम ने बाजू के साय में लेकर झंझोड़ा, पर हाला जान मैंने तो सारे ड्रेसेस नहीं गए थे। इतने कहते हैं कि इतना कहते ईमान को थोड़ी देर पहले उमर से हुई गुफ्तगू याद आई। तुम्हें वो ड्रेसेस पसंद आए थे? जी हाँ सारे। उमर के अल्फाज याद आते ही वो होश में वापस आई थी। तो क्या उन्होंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मैंने? वो सोच सोच कर हैरान हुई, इसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा अब थोड़ा मूड बन लो, खुश हो जाओ, सारा दिन मुंह लटका के घूमती रही हो। अब आ गए हैं ना पसंद के ड्रेसेस। मियाँ इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोली थी। ईमान हैरत से ज़्यादा शीशे की वार्डरोब में दाखिल हुई, जहाँ चारों कोनों में फैले अपनी ड्रेसेस देखते इसकी आंखें पहले झिलमिलाती ट्रांसपेरेंट अलमारी में लटके जोड़े किसी दुकान का मंजर पेश कर रहे थे। मेरा क्या होगा? मोमिन सारे सूट देखते हुए परेशानी से बोला था। क्यों, क्या हुआ? खानी ने इसे देखते हुए पूछा। यार मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, और ये तो मेरी बीवी को भी बिगाड़ देंगे, वो भी भाभी को देख देख कर मेरे गले पड़ेगी। मैं कहाँ से पूरी दुकान खरीद सकता हूँ? मेरे पास तो किट कैट चॉकलेट लेने के भी पैसे नहीं होते। मोमिन ने मियाँ की पुरतरफ निगाहों को ईमान की वार्डरोब पर जमे देखकर परेशानी से कहा। परेशान ना हो भाई, आपको कोई लड़की घास डालेगी तो सही। हानी ने मोमिन की नज़रों के ताक़ब में मियाँ को देखते इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ बस यही बात है, तुम लोगों की हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करना बेटा जी। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पीछे होती हैं यूनी में। ये अलग बात है कि सारी भाई बोलती। आखिर में मोमिन ने रोनी सूरत बनाई तो लकी और हानी ने इसकी बात पर मुंह फाड़ कहका लगाया। मियाँ ने यकदम मुड़ते इनको देखा जो मोमिन के पास खड़े हंस हंस कर दौड़े हो रहे थे। सब घर वाले बड़े इश्तियाक से ईमान की वार्डरोब को देखने लगे थे, जो कपड़ों से भर चुकी थी। काफ़ी वक्त घर वालों के साथ गुजारने के बाद ईमान जब कमरे में आई तो इसने सोच रखा था कि वो उमर की क्लास लगाएगी। इतने ड्रेस मैंने करने गया थे, चंद एक ले लेते काफ़ी थे। वो मुंह में भड़बड़ाते कमरे के चक्कर काटती उमर के आने की मुंतज़िर थी। तभी इसे अपने फ़ोन पर उमर का मैसेज मसूल हुआ था, जिसे पढ़ते इसका चेहरा फीका पड़ा था। खाना खाकर टाइम से सो जाना, मैं घर लेट आऊँगा। उमर का मुख्तसर सा मैसेज पढ़ते वो गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंकती वॉशरूम में घुसी थी। आज की तारीख में उमर ने इसे निछाने में ही खूब सताया था। ईमान भी खामोशी से फ्रेश होती सोने की नीयत से बेड पर लेट गई थी। ओके नाज़रीन, आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपका एपिसोड पसंद आएगा, होपफुली आपको नावल पसंद आ रहा होगा, होपफुली आप माइंड नहीं कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ यार, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर दो ताकि हम लोगों को भी एपिसोड देने का मज़ा आए ना। नहीं, कमेंट्स में लास्ट में क्या करें। इंशाल्लाह अब मैं ट्राई करूँगी, फुल हार्ड वाला ट्राई करूँगी कि आपको रेगुलर एपिसोड्स मिला करें, डेली एपिसोड मिला करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।